नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठलाना, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अध्याय 8 आज आपके सामने है और अध्याय का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। भाग 1 आज हम इसका करेंगे और भाग 1 में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है जम्मू और कश्मीर का मुद्दा। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे में हम सबसे पहले क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच यह राज्य एक समस्या बना हुआ है, तो सबसे पहले हम समस्या के कारण जानने का प्रयास करेंगे और जम्मू कश्मीर लंबे समय से आतंकवाद का शिकार है, उसके भी कारण जानेंगे और लंबे समय तक आतंकवाद का शिकार रहने के कारण वहां के लोगों में अलगाववाद की प्रवृत्ति जो पैदा हो गई है, देश से अलग होने की जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि अध्याय का नाम ही क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, तो यह जान लेना जरूरी है कि क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है। व्हाट इज रीजनल एस्पिरेशन। जब तक आप क्षेत्रीय आकांक्षा का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक इस पाठ का विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है, इसका अर्थ जानना जरूरी है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपने लिए कोई अलग मांग करने लग जाएं तो इसे क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अलग अलग क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र के लोग किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई अलग प्रकार की मांग करते रहते हैं, उसे ही क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। जैसे अपने लिए विशेष राज्य की मांग, विशेष अधिकारों की मांग, विशेष अनुदान प्राप्त करने की मांग, अलग देश बनाने की मांग। कई राज्यों ने ऐसी मांग की है, आगे इस अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे। और नदी जल बंटवारे की मांग। तो जब किसी क्षेत्र के लोग एक अलग प्रकार की मांग करने लग जाएं, उसे क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षा के साथ ही एक और शब्द है और वो है क्षेत्रवाद। क्या है, उसी से मिलता जुलता एक शब्द है क्षेत्रवाद। इसका भी अर्थ जानना जरूरी है। क्षेत्रवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है, एक छोटी सोच से है, जिसमें किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे देश की तुलना में अपने क्षेत्र से विशेष लगाव रखते हैं और अपने लिए अलग अस्तित्व की मांग करते हैं। क्षेत्रवाद की इसी भावना के कारण भारत के लोग आज भी अपने आप को भारतीय नागरिक न समझकर पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, बंगाली आदि कहलवाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये क्षेत्रवाद की भावना ही है जिसके कारण जो लोग हैं वो अपने आप को आज तक भारतीय नहीं समझ पाए। अगर आप किसी से पूछे भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से कि कहाँ रहता है, तो वो आपको आमतौर पर राज्य का नाम बताएगा, हरियाणा में रहता हूँ या पंजाब में रहता हूँ। ऐसे नागरिक बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ। इसलिए हमारा जो देश है वो क्षेत्रों में बंट गया है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपने आप से या अपने क्षेत्र से लगाव करते हैं, खास लगाव करते हैं, पूरे देश के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे जैसे देश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा, वैसे वैसे देश के अलग अलग भागों के लोगों में स्वायत्तता की भावना भी पैदा हुई। एक और नया शब्द आ गया है, स्वायत्तता। तो पहले इसको जान लेते हैं कि स्वायत्तता क्या है। व्हाट इज ऑटोनॉमी, ये जानना जरूरी है क्योंकि देश के अलग अलग भागों के लोगों में ये स्वायत्तता की भावना पैदा होती जा रही है। तो क्या है स्वायत्तता? स्वायत्तता का अर्थ उस शक्ति से है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप
फैसला लेने का अधिकार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनके मामलों में दखलंदाजी न करे, बल्कि वो अपने क्षेत्र के बारे में अपने आप फैसला ले। तो इसे स्वायत्ता कहा जाता है। अतः स्वायत्ता का अर्थ उस शक्ति से है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप फैसला लेने का अधिकार चाहते हैं। 1980 के दशक को स्वायत्ता की मांग के दशक के रूप में देखा जाता है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में स्वायत्ता की मांग उठी। लोगों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए हथियार भी उठाए और सरकार को भी इन आंदोलनों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और इस क्रम में कई बार खून खराबा भी हुआ, क्योंकि जब आंदोलनकारी और सरकार आपस में आमने सामने हो जाते हैं तो खून खराबा होता ही है। केंद्र सरकार को इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा और इन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते भी करने पड़े। लेकिन जो भी समझौते किए गए वे संविधान के दायरे में रहकर किए गए। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एकता की भावना से बंधे एक ऐसे समाज के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें सभी संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारत में राष्ट्र का मतलब क्षेत्र को नकारना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र को साथ लेकर चलना है। इसलिए भारत में एकता और विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। दोनों में, क्योंकि हमारा जो देश है विविधताओं से भरा हुआ है और उस विविधता में ही एकता है, तो हमने एकता और विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो दायरे, तनाव के वो दायरे कौन कौन से हैं या क्या क्या चीजें हैं जिनके कारण देश में तनाव पैदा हो। तनाव के दायरे, इस पुस्तक के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे देश के विभाजन की चुनौती, विस्थापन की चुनौती, देशी रियासतों के विलय की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। तो इन सभी चुनौतियों के बारे में आप विस्तार से इसी पुस्तक के अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश को इन चुनौतियों से या इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को देखकर देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों को लगा था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, बल्कि कश्मीर के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। आगे इस मामले को विस्तार से बताया जाएगा। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी भारत का अंग होने से इनकार कर दिया। पहले नागालैंड ने और फिर मिजोरम ने भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन किया। ऐसी ही मांग दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के द्वारा भी की गई। इस आंदोलन की मांग थी कि दक्षिण भारत के राज्यों को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दिया जाए। तो जब देश चुनौतियों का सामना कर रहा था, उसी दौरान देश के कई हिस्सों में तनाव पैदा हुए। कहीं देश से अलग होने की मांग की गई, कहीं किसी अलग प्रकार के मुद्दे उठाए गए। तो द्रविड़ आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। बाद में इस आंदोलन के द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किया गया। अलगाव के इन आंदोलनों की अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग को लेकर भी आंदोलन चले। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं जिनका गठन भाषा के आधार पर हुआ है।
इसी प्रकार 1966 में भाषा को लेकर पंजाब और हरियाणा का गठन करना पड़ा। यहाँ पर भी ये आंदोलन यहाँ के लोगों की मांग थी कि पंजाबी भाषी क्षेत्रों को अलग किया जाए और हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग किया जाए। तो 1966 में इस मांग को मानना पड़ा और पंजाब और हरियाणा का गठन करना पड़ा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए कई बार देश की अंदरूनी सीमाओं को फिर से निर्धारित करना पड़ा है, लेकिन इतना करने के बाद भी हर परेशानी का हल नहीं निकल पाया है। कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि इनका आज तक समाधान नहीं किया जा सका है। जैसे कश्मीर मुद्दा शुरू से एक मुद्दा बना हुआ है दोनों देशों के बीच और विवाद का कारण है। पंजाब में आतंकवाद 1980 के दशक में वहां पर आतंकवाद भड़का, उसका भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। और पूर्वोत्तर भारत जो लंबे समय तक अनदेखी का शिकार रहा है, तो वहां भी आंदोलनों ने जन्म लिया। इन मामलों पर विस्तार से बात करना जरूरी है। तो जो 2-3 मुद्दे उठाए गए हैं इस पाठ में उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा, तभी आप उनको समझ पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला है जम्मू एवं कश्मीर का मुद्दा। क्या है ये मुद्दा, इसके बारे में इसी अध्याय में बताया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में वास्तव में 3 क्षेत्र शामिल हैं। तो वैसे नाम से पता लगता है जम्मू और कश्मीर, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें 3 क्षेत्र शामिल हैं। अगर आप ये मानचित्र देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, तो इसमें जो कर्सर है उस कर्सर के द्वारा ये दिखाया गया है, जो ग्रीन है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आजाद कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। लाल वाले हिस्से पर चीन ने कब्जा किया हुआ है और जो नीले वाला हिस्सा है वो भारत के कब्जे में है या भारत का हिस्सा है, जिसे हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं। तो ये जम्मू और जो कश्मीर है वो वास्तव में 3 भागों में बटा हुआ है, कर्सर के द्वारा दिखाया गया है। ये जो निचले वाला है ये जम्मू है और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ऊपर जो है ये कश्मीर है और इधर ये सारा का सारा जो है वो लद्दाख है। तो 3 भागों में वास्तव में जम्मू और कश्मीर बटा हुआ है। जम्मू, सबसे पहले जम्मू जान लेते हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है। तीनों भाग, इसमें पहाड़ी भी है, तलहटी भी है जहां से पहाड़ शुरू होता है, और मैदानी हिस्सा भी है जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख आदि कई धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। दूसरा क्षेत्र जो है वो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी को कश्मीर का दिल कहा जाता है। यहाँ कश्मीरी भाषा बोली जाती है और ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। इसके अलावा यहाँ थोड़े बहुत हिंदू भी रहते हैं। और तीसरा हिस्सा है लद्दाख। लद्दाख एक पर्वतीय इलाका है जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यहाँ आबादी काफी कम है क्योंकि सारा का सारा पर्वतीय इलाका है और रहने की जो परिस्थितियां हैं वो काफी कठिन है, तो कम ही लोग मिलते हैं। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच यह सिर्फ विवाद का मुद्दा भर नहीं है, बल्कि इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू भी हैं। उनको जानना जरूरी है, कौन से बाहरी है और कौन से भीतरी है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है। कश्मीर के लोग अपने आप को एक अलग पहचान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे कश्मीरी पहले हैं, बाकी सब बाद में है, इसलिए वो कश्मीरी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है वहां पर वो है कश्मीरी पहचान का मुद्दा। दूसरा पहलू है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्ता का मामला। तो ये 2 पहलू हैं, एक है कश्मीरी पहचान का सवाल और दूसरा है कश्मीर को राजनीतिक स्वायत्ता देने का मामला। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कश्मीर को लेकर समस्या किस बात को लेकर है। तो समस्या की जड़ें, कहां से ये समस्या शुरू होती है, इसमें ये बताया जाएगा। 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से लगती थी। यहाँ का राजा हिंदू था जिसका नाम हरि सिंह था। चित्र आप देख रहे हैं महाराजा हरि सिंह अपनी स्क्रीन पर।
जम्मू कश्मीर के राजा थे। वह भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनकी कुछ अपनी मजबूरियां थी जिनके कारण वो भारत में भी शामिल नहीं होना चाहते थे और पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। लेकिन पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में कश्मीर के लोगों की अलग सोच थी। वे अपने आप को कश्मीरी पहले मानते थे और बाकी सब कुछ बाद में मानते थे। 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने राज्य में राजशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ दिया। 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नया नाम आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने राज्य में राजशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ दिया। शेख अब्दुल्ला जो बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, उनका चित्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में की गई थी। तब इसका नाम कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया था। एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी और तब इसका नाम कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। शेख अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष थे। वे इसे कश्मीर के सभी वर्गों की पार्टी बनाना चाहते थे, इसलिए 1939 में इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन गई। यह पार्टी भी कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थी। इस पार्टी के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध थे। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के अच्छे मित्र भी थे और जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। शेख अब्दुल्ला शुरू से ही राजशाही के खिलाफ थे। वे कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे चाहते थे कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए महाराजा हरि सिंह अपना पद छोड़े। मई 1946 में, देश को आजाद होने से पहले ही, तो मई 1946 में उन्होंने महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। ऐसा करने पर महाराजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा करना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लोगों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। जब हालात बेकाबू हो गए और कबायली श्रीनगर तक पहुंच गए, तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और एक संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। ये आप देख रहे हैं, कश्मीर एक्सीड टू इंडिया 26 अक्टूबर 1947 को यह संधि हुई थी, जो आप अपने इस चित्र के द्वारा द हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी हुई थी। इसके बाद भारत ने सेना को भेजकर कश्मीर घाटी में से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। लेकिन जब तक यह कार्यवाही हुई, तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। यह हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला पाक अधिकृत कश्मीर आप देख रहे हैं, जो कर्सर के द्वारा अगर आप दिखाई दे रहा है, तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है, जो हरे वाला हिस्सा है, वो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में, जो 1947 में उसने कबायली लोगों की मदद से जिस पर कब्जा कर लिया। जिस संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने की भी बात कही गई थी। इसलिए संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसके द्वारा उसे स्वायत्तता दी गई है, क्योंकि 1947 में जो संधि हुई थी उसमें उनको स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। तो धारा 370 जोड़कर यह व्यवस्था की गई।
इसके अलावा इस बात पर भी सहमति जताई गई थी कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। इस बात पर भी सहमति बनी थी कि भारत में जिस संधि के द्वारा जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो लोगों से पूछा जाएगा कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। वैसे उस समय, क्योंकि उस समय राज्य में सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए उनको प्रधानमंत्री का नाम दिया गया। बाहरी और आंतरिक विवाद, ये जान लेते हैं कि राज्य के बारे में बाहरी विवाद क्या है और राज्य के आंतरिक विवाद क्या है, तभी इस मुद्दे को आसानी से समझा जा सकता है। राज्य के बाहरी विवाद भी हैं और आंतरिक विवाद भी। पाकिस्तान के आक्रमण के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा के लिए विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त बन गई। जब से आक्रमण किया है और जब से भारत द्वारा कश्मीर को एक संधि के द्वारा भारत में शामिल किया गया है, तो तब से जो कश्मीर मुद्दा है वे विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त बन गया है। इसके बाहरी और आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यह तर्क देता है कि राज्य की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए उसे कश्मीर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई है वह भी विवाद का विषय रही। इस धारा में कई ऐसी बातें हैं जो विवाद को जन्म देती हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं उनको जान लेना जरूरी है, तभी आप धारा 370 को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। धारा 370 में जो बातें कही गई हैं उसमें पहला है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, जो एक विवाद पैदा करती है। हमारे पूरे भारत का एक अलग संविधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में ये व्यवस्था धारा 370 में की गई है कि राज्य का अपना अलग संविधान होगा। दूसरा, भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होंगी, ये भी विवाद का विषय। और तीसरा विवाद जो है, संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू। तो ये तीन बातें जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो धारा 370 में कही गई हैं और जो शुरू से ही विवाद का विषय रही है। जम्मू कश्मीर को इस प्रकार की विशेष स्थिति देने से दो विरोधी प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहली प्रतिक्रिया है, लोगों का एक वर्ग मानता है कि धारा 370 के तहत इस राज्य को जो विशेष दर्जा दिया गया है उसके कारण यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है। इसलिए यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों की तरह ही बना देना चाहिए। तो जो विशेष प्रावधान किए गए हैं धारा 370 के तहत, उसके आधार पर लोग दो भागों में बट गए हैं। एक भाग कहता है कि 370 को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरे देश के जो कानून है, संविधान में जो कानून दिए गए हैं वो पूरे देश पे तो लागू होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए जैसा दूसरे राज्यों में किया गया है वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। दूसरा वर्ग भी है जिसमें ज्यादातर कश्मीरी आते हैं। उनका कहना है कि राज्य को जो स्वायत्तता दी गई है वह काफी कम है या काफी नहीं। कश्मीरियों के इस वर्ग ने तीन प्रमुख शिकायतें उठाई जो दूसरे वर्ग में आते हैं, जो कहते हैं कि जो स्वायत्तता देने की बात कही गई थी धारा 370 में, वास्तव में वो स्वायत्तता नहीं दी गई है। तो इस बारे में उनकी तीन शिकायतें हैं। पहली शिकायत यह है कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब राज्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा, लेकिन इसे आज तक पूरा नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों की पहली शिकायत तो ये है। दूसरी शिकायत यह है कि धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया है। जो स्वायत्तता देने की बात कही गई थी उसे पूरा नहीं किया गया है, इसलिए राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठी। इन लोगों का कहना है कि स्वायत्तता के नाम पर नाम मात्र की स्वायत्तता दी गई है,
जो काफी नहीं है, इसलिए लोगों ने स्वायत्तता की मांग उठाई। तीसरी शिकायत यह की जाती है कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है, उस तरह का लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाता है। तो ये 3 शिकायतें जम्मू कश्मीर के लोगों की। 1948 के बाद कश्मीर में राजनीति, 1948 सिलसिलेवार हम चलेंगे कि कैसे कैसे राज्य में स्थितियां पैदा हुई। 1948 के बाद कश्मीर में राजनीति। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधारों का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया। इसके साथ ही उन्होंने जन कल्याण की नीतियों को भी लागू किया। इन सब से यहाँ की जनता को काफी फायदा हुआ। लेकिन 1953 में कश्मीर षड्यंत्र केस में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। वे 11 साल तक जेल में रहे। शेख अब्दुल्ला के बाद जो भी नेता सत्तासीन हुए, वे शेख अब्दुल्ला की तरह लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए वे केंद्र सरकार के समर्थन से ही राज्य में शासन चला सके। इस दौरान राज्य में हुए विभिन्न चुनाव में धांधली और गड़बड़ी के भी गंभीर आरोप लगे। अप्रैल 1964 में राज्य सरकार ने कश्मीर षड्यंत्र केस में लगे आरोपों से शेख अब्दुल्ला को मुक्त कर दिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से प्रार्थना की कि वह कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से बातचीत करें। मई 1964 में शेख अब्दुल्ला इस बारे में बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गए। राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए शेख अब्दुल्ला से कई बार बातचीत की और जून के महीने में इस बारे में नेहरू से बातचीत करने के लिए दिल्ली आने के लिए भी मान गए। लेकिन ऐसा सब कुछ होता इससे पहले ही 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, इसलिए 1965 में शेख अब्दुल्ला को दोबारा नजरबंद कर दिया गया। वे 1974 तक नजरबंद रहे। इस प्रकार 1974 तक राज्य की सत्ता कांग्रेस के नियंत्रण में रही। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिशें जारी रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974 के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत शेख अब्दुल्ला ने राज्य में जनमत संग्रह करवाने की मांग को छोड़ दिया और उसके स्थान पर राज्य में लोगों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार चुनने की बात को मान लिया। इसके बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया। 1977 में के राज्य विधानसभा के चुनाव में वे बहुमत से निर्वाचित हुए और राज्य के मुख्यमंत्री बने। सन 1982 में मुख्यमंत्री रहते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को केंद्र सरकार के इशारे पर बर्खास्त किया गया था। इससे कश्मीर में नाराजगी के भाव पैदा हुए। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते से राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो विश्वास जमा था, फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को काफी धक्का लगा। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। यहां से परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हुई जम्मू कश्मीर की, कि जब समझौता किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के साथ, तो लोगों को लगा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य के मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। विद्रोही तेवर पैदा होने
पैदा होना, यह हमको आपको बताया था कि यहां से राज्य के लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होनी शुरू हुई। 1987 में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को भारी जीत मिली और फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन लोगों को लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, क्योंकि चुनाव परिणाम लोगों की इच्छा अनुसार नहीं आए थे। चुनाव जीत तो गए थे फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ गठबंधन से, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए वो लोगों की उम्मीदों के अनुसार नहीं थे। उनको लगा कि चुनाव में धांधली हुई। वैसे भी 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर गुस्सा पनप रहा था। इन सब बातों के कारण कश्मीर में उग्रवाद बढ़ने लगा। 1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ गया। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर जोड़ा जाने लगा। उग्रवादियों को पाकिस्तान में हर प्रकार की सहायता दी गई। यहाँ के नौजवानों को उग्रवादी बनने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। उग्रवाद के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा धारा 356 के तहत, और उग्रवाद पर काबू पाने के लिए राज्य को सेना के हवाले करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि 1990 के बाद से इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी है। 1996 में जब स्थिति कुछ सामान्य हुई तो एक बार फिर राज्य में विधानसभा की चुनाव करवाई गई। इन चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। अलगाववाद और उसके बाद का कश्मीर। अलगाववाद की जो भावना थी वो जम्मू कश्मीर में 1989 से ही पैदा हो गई थी। लोगों को स्वायत्तता न मिलने के कारण उग्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, जिसके कारण एक वर्ग जो था वो भारत से अलग होने की मांग करने लग गया था। तो अलगाववाद और उसके बाद का कश्मीर। 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया। अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की मांग की, लेकिन इस दौरान अलगाववाद के कई रूप सामने आए। पहला वर्ग था अलगाववादियों का। यह वर्ग कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, यानी एक ऐसा कश्मीर जो ना तो पाकिस्तान का हिस्सा हो और ना ही भारत का हिस्सा हो। दूसरा वर्ग भी था अलगाववादियों में। कुछ अलगाववादी चाहते थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में किया जाए। ये दूसरे वर्ग में आते थे जो चाहते थे कि क्योंकि मुस्लिम आबादी है इसलिए उसे पाकिस्तान में मिलाया जाना चाहिए। तीसरा वर्ग भी है अलगाववादियों का। अलगाववादियों का यह वर्ग चाहता है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा रहे, लेकिन उसे और ज्यादा स्वायत्तता दी जाए। वास्तव में स्वायत्तता की मांग इसलिए भी उठी है क्योंकि इस क्षेत्र के लोग उपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन की शिकार रहे। तीन वर्ग हैं जो चाहते हैं, जिनकी अलग अलग मांग है, और इनमें से एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है। शुरुआती सालों में उग्रवाद को लोगों का कुछ समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन अब यहाँ के लोग भी उग्रवाद से तंग आ चुके हैं तथा शांति की कामना करने लगे। केंद्र सरकार ने भी विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत शुरू की है। अलग राष्ट्र की मांग की जगह है अब अलगाववादी समूह भी भारत के साथ कश्मीर के रिश्ते को फिर से परिभाषित करने पर जोर दे रही है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया गया है तथा जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में कर दिया है। राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधानसभा होगी, अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार
5 अगस्त 2019 जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य जो लंबे समय तक अलगाववाद और उग्रवाद का शिकार रहा है, वहां फिर से अमन और चैन कायम होगा और लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा है उसका अंत होगा, ऐसी उम्मीद अब जताई जा रही है। तो ये देख रहे हैं आप द प्रपोज्ड न्यू मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ऊपर वाला बाकी वाला हिस्सा है वो कब्जे में है। एक तरफ नया बनाया गया है जम्मू और कश्मीर है, कर्जर के द्वारा आपको दिखाया गया है। कर्जर में जम्मू और कश्मीर की अपनी असेंबली होगी, अपनी विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। तो ये वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था अब की गई है। धन्यवाद, नमस्कार।